हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले मैं बफर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करता हूँ। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपनी पीएच में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है, जो अपनी पीएच में होने वाले चेंज का विरोध करता है, पीएच चेंज को अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर को अगर मैं कुछ देर के लिए खुला छोड़ दूंगा तो उसकी पीएच में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। ये टूटकर H+ और HCO3- देगा। H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पीएच कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वाटर क्या नहीं है? वाटर एक बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन तो वो होता है जो अपनी पीएच में होने वाले चेंज को अपोज करता है। कब कब अपोज करता है? डाइल्यूशन करने पर अपोज करता है। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में पानी मिलाए तो पीएच में चेंज नहीं होगा, लेकिन मिलाना लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि भर भर के पानी मिला दिया, पूरा ड्रम उड़ेल दिया, फिर तो पीएच चेंज हो ही जाएगी, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। अगर स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस की मिलाए तब भी पीएच चेंज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाना है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में मिलाना है। अगर बहुत ज्यादा मिलाएंगे फिर तो डेल्टा पीएच आ जाएगा, बड़ी वैल्यू में पीएच में चेंज आ जाएगा। जो कुछ करना है चेंज स्मॉल अमाउंट में करना है, स्मॉल अमाउंट में डाइल्यूशन करना है, स्मॉल अमाउंट में एडिशन ऑफ एसिड और बेस करना है। अगर पीएच में चेंज नहीं आ रहा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा क्या? बफर सॉल्यूशन। ठीक, बफर सॉल्यूशन की जो की पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप एक बार ये नोट कर लीजिए। बफर सॉल्यूशन बहुत काम की चीज है। इसका यूज फूड्स एंड फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन में करते हैं। लैब के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये पीएमटी ने पूछा था कि बफर सॉल्यूशन का यूज कहीं में होता है, तो उस साल ये ऑप्शन सही था, इन द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेडिकल। दरअसल जो फॉस्फेट रेडिकल है वो एक एसिडिक रेडिकल है, और जब हम एसिडिक रेडिकल का क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो फॉस्फेट एक इंटरफेरिंग रेडिकल होता है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम बफर सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो यही ऑप्शन सही था, इन द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट रेडिकल। इसको रिमूव करने के लिए, इसका इंटरफेरेंस रोकने के लिए बफर सॉल्यूशन की हेल्प ली जाती है। इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बफर सॉल्यूशन की फील देता हूं। बफर सॉल्यूशन को फील करने के लिए सपोज मेरे पास NaCl है। हमने देखा था अभी प्रीवियस क्लास में NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि पानी में डालने के बाद पीएच चेंज नहीं होती। पीएच कितनी रहती है? एग्जैक्टली 7। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका एक्वा सॉल्यूशन बफर होगा या नहीं। तो हम करते क्या है, माना मैंने 1 और 2 ड्रॉप HCl के ऐड किए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो H+ आएंगे वो Cl- के कंबाइन कर जाएंगे और क्या बनाएंगे? HCl। लेकिन HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये टूटकर H+ और Cl- देगा, खूब सारे H+ देगा। इनफैक्ट जितने H+ आपने मिलाए हैं उतने ही H+ देगा। तो उसकी वजह से H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। देखा जाता है कि NaCl के सॉल्यूशन की पीएच 1 और 2 के बीच में हो जाती है, यानी कि NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? 7। लेकिन जैसे ही 1-2 ड्रॉप HCl की डाली, पीएच 1 और 2 के बीच में आ गई। कितने का चेंज आ गया? 5 से भी ज्यादा पीएच का चेंज आ गया। तो ये बफर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर 1-2 ड्रॉप NaOH की मिलाई, तो
मिलाने पर या किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर OH माइनस जो आएंगे वो Na+ से रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेंगे, NaOH। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% टूटेगा। सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ेंगे, OH माइनस बढ़ेंगे तो pH घटेगी, POH घटेगी, POH घटेगी और pH बढ़ेगी। देखा जाता है कि जो pH है वो 13 और 14 के बीच में चली जाती है, यानी कि एक बार फिर pH में जैसे ही 1-2 ड्रॉप NaOH मिलाया वैसे ही NaCl सॉल्यूशन के pH में 5 यूनिट से भी ज्यादा का pH में चेंज आ गया। तो इसका मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या नहीं हो सकता, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बफर नहीं हो सकता, इसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता और ये बफर सॉल्यूशन भी नहीं है, याद रखना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो बफर नहीं बना। अब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, अमोनियम एसीटेट, इसका भी अल्फा क्या है 1, क्योंकि सभी सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा टूटते हैं। तो ये सॉल्यूशन में क्या देगा, एसीटेट देगा प्लस अमोनियम आयन देगा, ठीक है। अब माना 1-2 ड्रॉप HCl मिलाई तो ये टूटकर H+ देगा, ये H+ एसीटेट आयन एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान रखना बफर में दोनों पार्ट होते हैं, एसिडिक कंपोनेंट भी होता है, बेसिक कंपोनेंट भी होता है। अगर बफर है तो देखो ये H+ आए और अमोनियम एसीटेट ने टूटकर जो बेसिक पार्ट दिया था उसने H+ से कंबाइन करके क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड ऑलमोस्ट क्या होता है, अनडिसोसिएटेड। ये अनडिसोसिएटेड होगा तो जो H+ आए थे वो ये कंज्यूम करके रहेगा। H+ जो भी आपने ऐड किए वो सॉल्यूशन में बढ़े ही नहीं, उन्हें तो एसीटेट पी गया, एसीटेट ने उन्हें खत्म कर दिए, कंज्यूम कर लिए, अपने पास रख लिए। तो आपके H+ मिलाने का सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, H+ कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, pH में कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा। अब जब H+ कंसंट्रेशन नहीं बदली तो pH क्यों बदलेगी। तो एसीटेट H+ पी गया एसिटिक एसिड बनाकर, और अगर आप इसी तरह 1-2 ड्रॉप NaOH मिला दोगे तो NaOH मिलाने पर अमोनियम क्या करेगा, OH- को पी जाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पर NH4OH बना देगा। ये भी बहुत वीक बेस है, ये भी अनडिसोसिएटेड रहेगा। अगर अनडिसोसिएटेड रहेगा तो इसका मतलब है टूटकर वापस से OH- सॉल्यूशन में नहीं देगा। यानी कि आपने जो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिलाया था उससे OH- बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि NH4+ उन OH- को पी गया, उन्हें 100% कंज्यूम कर गया, ना के बराबर OH- चेंज होंगे तो pH भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब मेरे वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट क्या है, बफर सॉल्यूशन है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बफर सॉल्यूशन है। और याद करो जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा था तो इसकी pH का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इसकी pH का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये याद आया। इससे प्रीवियस वीडियो देखा है ना आपने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें pH का फॉर्मूला ये बताया था वीक एसिड वीक बेस के लिए। पूरे फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो डाइल्यूशन करने पर भी pH में चेंज वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन या वॉल्यूम है ही नहीं। तो इसलिए हर तरीके से देखने पर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन होता है। तो आई थिंक आपको बफर सॉल्यूशन की अच्छे से फीलिंग आई होगी, ठीक।
अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की, तो दो तरह के बफर होते हैं, एक सिंपल बफर, दूसरा मिक्स बफर। मिक्स बफर के अंदर आते हैं एसिडिक बफर और बेसिक बफर। इनकी बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले सिंपल बफर की बात कर लेता हूँ। ये जो मैंने वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट देखा है, ये सिंपल बफर था। एक अकेला सोल्ट बफर का काम कर रहा था। एक अकेले सोल्ट से मुझे एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट मिल रहे थे। इसके अलावा प्रोटीन्स भी सिंपल बफर है, अमीनो एसिड भी अपने आप में बफर सॉल्यूशन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एम्फीप्रोटिक एनायन भी क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन होते हैं। एम्फीप्रोटिक का मैं केस समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। जरा देखो इधर, जैसे मान लीजिए मेरे पास बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है, सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट का। माना डाइल्यूट H+ आपने ऐड किया, तो वहां से जो H+ आएंगे उन्हें बाइकार्बोनेट कंज्यूम कर जाएगा और अनडिसोसिएटेड कार्बोनिक एसिड बना देगा। H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से नहीं बढ़ेगी और उसकी वजह से पीएच में चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसमें कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली मिलाएंगे 1-2 ड्रॉप, तो OH- इसका एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा। मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। तो यहां से क्या बन जाएगा, H2O प्लस कार्बोनेट। फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम ये रिजल्ट निकाले कि H+ या OH- कंसंट्रेशन में चेंज आया हो। OH- ने वाटर बनाया है जो बिल्कुल अनडिसोसिएटेड है, तो इसका मतलब पीएच में कोई चेंज नहीं आया। पीएच में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब एम्फीप्रोटिक सोल्ट भी क्या होते हैं, वो भी बफर सॉल्यूशन का काम करते हैं। एम्फीप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन ले भी सकता है, जो प्रोटॉन दे भी सकता है, उसे एम्फीप्रोटिक सोल्ट कहते हैं। वैसे तो मैं इनकी पीएच पर अलग से वीडियो बाद में समझाऊंगा, लेकिन इनकी पीएच का फॉर्मूला होता है ½ ऑफ pKa1 प्लस pKa2, और इसमें कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती। ठीक है, कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती। इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर भी एम्फीप्रोटिक सोल्ट की पीएच में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब एम्फीप्रोटिक सोल्ट भी अपने आप में यकीनन सच में क्या है, बफर सॉल्यूशन है। ओके, फील आया बफर सॉल्यूशन। अब अगर थोड़ी सी बात एसिडिक बफर की करें, मतलब मिक्स्ड बफर की करें, तो ये मिक्सचर होता है वीक एसिड का और उस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का। यानी कि मुझे कहना चाहिए वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड, तो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बनाया, तो NaOH के साथ बनाया तो सोडियम एसिटेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया तो पोटेशियम एसिटेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया तो बेरियम एसिटेट। लेकिन Na+, K+, Ba+2 ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। याद करो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की लास्ट वीडियो, उसमें बताया था कि जो मेरे फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन और सेकंड ग्रुप का Ba+2 है, इसका कुछ नहीं होता सॉल्यूशन में, तो इन्हें लिखना ना लिखना बराबर। इसलिए मैंने ये लिखा है वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी कि एसिटिक एसिड प्लस एसिटेट हमेशा बफर बनाएगा। और कैसा बफर, मिक्स्ड बफर। फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेट मिक्स्ड बफर, या कॉमन अगर जनरल करें तो Ha प्लस Na। ठीक, बेंजोइक एसिड प्लस बेंजोएट। ज्यादातर जो हमारे सिलेबस में सवाल आते हैं वो ऐसे ही मोनोबेसिक एसिड को लेकर आते हैं, लेकिन डाइबेसिक एसिड के भी बफर बनते हैं, जैसे थैलिक एसिड और पोटेशियम थैलेट का जो मिक्सचर है
वो अपने आप में एक एसिडिक बफर है। और बात करेंगे, अभी रुक जाइए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन बफर है और कौन बफर नहीं है। देखो यहाँ पर कोई आयन कॉमन नहीं है। जब दो रिएक्टेंट दिए जाए, मैंने पहले भी कहा है, पहले रिएक्शन करा देनी चाहिए, तभी हम डिसाइड करेंगे बफर बना है या नहीं। 0.1 m NaCN दिया है, 0.05 m HCl दिया है, कोई आयन कॉमन नहीं है, तो ऐसे कैसे बताएं बफर बनेगा नहीं। पहले रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो रिएक्शन कराएंगे तो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, NaCl बनेगा प्लस HCN। इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, अब तक ये तो पता लग गया होगा, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इट बिकम्स 0, इट रिमेन्स 0.05 m, और HCN भी कितना बढ़ेगा, 0.05 m। अबे जितना ये टूटेगा उतना ही तो HCN बनेगा। 0.05 m HCl ब्रेक हुआ, तो HCN भी तो 0.05 m बनेगा ना। ये 0.05 खत्म हुआ है, तो इतना ही 0.05 ये खत्म होगा, लेकिन 0.1 था, 0.1 में से 0.05 माइनस किया तो बचा गया 0.05 m। अब मेरे मिक्सचर में क्या क्या रहा, ना तो HCl है, NaCl का कोई फायदा नहीं, क्या क्या बचा, 0.05 NaCN बचा, 0.05 m HCN बचा, वीक एसिड बचा, वीक एसिड का सॉल्ट बचा, तो ये तो बफर बन गया। क्यों भाई, अरे वीक एसिड बचा, वीक एसिड का सॉल्ट बचा, तो ये बफर है। सल्फाइड प्लस H2S, अगर यहाँ पर केवल एक H प्लस का डिफरेंस होता तो हम जो है कह चुके थे कि ये बफर बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, एक H प्लस का डिफरेंस नहीं है, और वैसे भी कंसंट्रेशन दी गई है, जल्दबाजी में फैसला ना ले, रिएक्शन करा ही ले। ये H प्लस देगा तो ये H प्लस लेगा, H प्लस लेकर ये क्या बन जाएगा, HS माइनस, H प्लस देकर ये भी क्या बन जाएगा, HS माइनस। ठीक, यानी कि मुझे HS माइनस के कितने मिल जाएंगे, 2 मोल मिल जाएंगे। अब क्या दिया है, 1 मोल 2 मोल, तो ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 इसका भी खत्म होगा तो 1 मोलर बचेगा। अबे 1 मोल से इसका 1 मोल खत्म होगा तो 1 मोल बचेगा, और इसके क्या बचेंगे, 2 मोल, तो ये तो गया। सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में बचा H2S और HS माइनस दोनों। अब देखो H2S और HS माइनस, एक H प्लस का डिफरेंस है, तो बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एसिडिक बफर, अरे H2S एक वीक एसिड मान होता है, और ये उस वीक एसिड का सॉल्ट है, या बोलो कि कॉन्जुगेट बेस है, तो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, इसलिए एसिडिक बफर। अच्छा, अगर सल्फाइड के 2 मोल होते, H2S का 1 मोल होता, तो अब H2S 0 हो जाता और सल्फाइड 1 मोल बचता, और मेरा बाई सल्फाइड भी कितना बनता, 2 मोल बनता। ठीक, तो सॉल्यूशन में अब क्या होता, S-2 होता, HS माइनस होता, यानी कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता, 1 मोल सल्फाइड और 2 मोल बाई सल्फाइड, एक H प्लस का डिफरेंस है, एक H प्लस का डिफरेंस है, तो बफर सॉल्यूशन बन चुका है। अरे भाई HS माइनस प्लस S-2 का जो मिक्सचर है वो बफर सॉल्यूशन है। कैसे, इतनी चिंता मत करो, समझ लो। तुम बाहर से H प्लस डालोगे, ये दोनों उसे कंज्यूम कर सकते हैं, बाहर से OH माइनस डालोगे, ये H प्लस न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो कुल मिलाकर H प्लस OH माइनस डालने का pH पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बफर सॉल्यूशन है, तो ये भी बफर सॉल्यूशन है, ये दूसरा भी बफर, तीसरा भी बफर। अच्छा, चौथे में क्या दिया है, यहाँ रिएक्शन होगी तो क्या बना रहे हैं हम बार बार, HS माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, और मेरा 0.05 मोलर क्या बन जाएगा, HS माइनस। तो क्या बफर बना,
अरे यार ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक एनायन है, ये अपने आप में एक खुद सिंपल बफर है। अभी तो बताया था इनकी पीएच होती है, अभी बताया तो था आपको, हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2, बाइकार्बोनेट का एग्जांपल दिया था, ये बाइसल्फाइड बना है। तो ये चारों बफर हैं। क्यों? क्योंकि चारों में क्या मिल रहा है मुझे, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन, जैसे ये पहली बात तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस C वाले एग्जांपल में, तो मुझे HS- और सल्फाइड मिला था, लेकिन HS- तो खुद अपने आप में एक बफर है, तो ये तो नेसेसरीली बफर होना ही होना था, C को तो बेटा बफर होना ही होना था। और अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो तब भी बफर है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि HS- तो अकेला भी बफर है। देखो ना, ये अकेला बफर बन रहा है यहाँ पे, तो मिक्सचर में भी बफर होगा ही होगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, नहीं मेरी बात को समझो। जो HS- है वो एम्फीप्रोटिक एनायन है और वो अपने आप में एक बफर है। कैसा बफर? सिंपल बफर। तो जब उसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा तो वो तब भी बफर रहेगा, तो ये C वाला भी बफर होगा ना। इन्हें रिएक्शन बनाकर देखते हैं, सोचकर देख लो, समझ में आ जाएगा। अब हेंडरसन इक्वेशन की बात करते हैं, एसिडिक बफर की पीएच कैसे निकालते हैं। माना एसिटिक एसिड और एसीटेट का बफर है, तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटकर कम एसीटेट आयन देता है। सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट, उसकी वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और भी कम हो जाता है। ठीक, तो क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो Ka कितना होगा, एसिटेट की कंसंट्रेशन इनटू H की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। मुझे पीएच निकालनी है तो H+ की जरूरत पड़ेगी, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। लेकिन एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड ही रहेगा, मतलब एसिड तो एसिड ही रहेगा। मगर मुझे ये बताओ कॉन्जुगेट बेस के यहाँ पे कितने सोर्स हैं, एसीटेट के इन दोनों में कितने सोर्स हैं? आपका जवाब होगा 2। एसिटिक एसिड भी एसीटेट दे रहा है और ये तो एसीटेट दे रहा है, लेकिन मैं कहता हूं एसीटेट का सोर्स सिर्फ एक है और वो कौन, सोडियम एसीटेट। क्यों? क्योंकि एक तो एसिटिक एसिड वीक था, पहले से ही कम टूट रहा था, पहले से ही कम एसीटेट दे रहा था, ऊपर से सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस ने कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया, तो जितना टूट रहा था एसिटिक एसिड उससे भी कम टूटेगा, जितने एसीटेट दे रहा था उससे भी कम देगा। तो जो भी एसीटेट मुझे मिलेंगे मेनली मिलेंगे किससे, सोडियम एसीटेट मिलेंगे, सोडियम एसीटेट से मिलेंगे। तो एसीटेट का मेन सोर्स मेरे पास क्या है, सॉल्ट। यहां पर एसीटेट का मेरे पास क्या है, सोर्स सॉल्ट है, और कौन नहीं है, एसिड नहीं है, नेग्लिजिबल एसीटेट देगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, वीक था और वीक हो गया। अब बस यहाँ का नेगेटिव लॉगरिथम ले लो दोनों ओर का, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव लॉग H+ ही क्या होता है, pH। तो मेरे पास नेगेटिव लॉग लेने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग। अगर नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा pH, और अगर आप ईमानदारी से लॉग लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, यही हेंडरसन इक्वेशन है। क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया है तो सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, अब एसिड नीचे, तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, आया समझ में। लेकिन इस हेंडरसन इक्वेशन की लिमिटेशन है, ये केवल तब एप्लीकेबल है जब सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो 10 और 1/10 के बीच में होता है। आपको इसे लगाने के लिए चेक करने की जरूरत नहीं
कि रेशियो 10 और 1/10 के बीच में है या नहीं, आपको तो लगा देना है, ये जनरल पता होना चाहिए बस आपको। तो अगर मैं यहाँ सोल्ट अपॉन एसिड 10 रखूंगा तो log 10 कितना हो जाएगा 1, तो pH कितना मुझे मिल जाएगा pKa + 1। लेकिन अगर मैं यहाँ सोल्ट अपॉन एसिड 1/10 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा -1, तो pH बराबर हो जाएगा pKa -1। तो मेरे पास में किस pH का बफर सॉल्यूशन बन सकता है, pKa ± 1 का बन सकता है। जैसे अगर मेरे पास एसिटिक एसिड का pKa 4.73 होता है तो मैं इससे किस रेंज का बफर सॉल्यूशन बना सकता हूँ, एक कम यानी कि 3.73 से लेकर एक ज्यादा यानी 5.73 की रेंज तक का बफर सॉल्यूशन बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि जब सोल्ट अपॉन एसिड 10 होगा यहाँ +1, 1/10 होगा यहाँ -1, ये pH रेंज है किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इस कंडीशन में। अब एक लास्ट बात और सुन लो, कुछ नहीं, सिंपल नीट या जेईई मेंस लेवल का सवाल है। क्या दिया है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली हेंडरसन इक्वेशन लगेगी एसिड वाली, तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, pKa दिया गया है सवाल में, मान लो 4.75, किसका pKa, ऑब्वियसली एसिटिक एसिड का pKa। तो यहाँ pH कितनी हो जाएगी 4.75 प्लस log एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 1, सोल्ट की कितनी है, सोल्ट की कितनी है 1, बच्चा यहाँ 1 लिखेगा, log 1 हो जाएगा 0, बोलेगा pH कितनी है, जोड़ेगा नंबर 4, मिलेंगे -5। अरे ये बेरियम एसीटेट है, 1 मोल बेरियम एसीटेट में 2 मोल एसीटेट है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। तो कंसंट्रेशन सोल्ट की यानी कि एसीटेट की, मुझे सोल्ट की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, मुझे एसिटिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस एसीटेट की कंसंट्रेशन से मतलब है। और एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल में 2, तो 1 मोलर सॉल्यूशन में 2 मोलर, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, 1 × 2। कंसंट्रेशन जो गिवन है सोल्ट की उसका डबल, समझ रहे हो ना, क्योंकि बेरियम एसीटेट में 2 एसीटेट है। तो ये हो जाएगा 4.75 प्लस 0.30 5.05, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की गलतियों से आपको बचना है। और एसिडिक बफर, सिंपल बफर, इन सब की फीलिंग मैंने आपको दिलाने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अगर आपने अंत तक देखा होगा तो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इम्पोर्टेंट कमेंट भी मुझे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब क्या शुरू कर रहा हूँ, ये तो मेरा खत्म होने ही वाला है, सॉल्यूशन चैप्टर भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि नीट का पेपर होने वाला है और नीट के पेपर में उसका क्या है, अच्छा रोल है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।